नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। खबर दुनिया की यानी सभी अहम वैश्विक खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में बम विस्फोट में 20 से अधिक लोगों की मौत। विवादित धर्मगुरु मौलवी मुजीब रहमान अंसारी की हमले में मौत। मौलवी मुजीब गुजरगाह को माना जाता था तालिबान का बेहद करीबी। रूसी तेल के मूल्यों को सीमित करने पर G7 के सदस्य हुए सहमत। कहा, योजना से रूसी राजस्व और युद्ध के लिए जुटाए जाने वाले धन पर लगेगी लगाम। रूस ने कहा, यूरोप को गैस आपूर्ति करने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन पर ही भारी खतरा। मरम्मत के वास्ते 2 दिन के लिए बंद है पाइपलाइन। IAEA प्रमुख ने कहा, जापोरिजिया परमाणु संयंत्र में निरंतर उपस्थिति स्थापित कर रही है एजेंसी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, IAEA मिशन की हो सकती है बड़ी भूमिका। रूस ने परमाणु स्थल पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के आगमन को बताया बहुत सकारात्मक। म्यांमार की एक अदालत ने चुनावी धोखाधड़ी के आरोप में नेता आंग सान सूकी को सुनाई 3 साल की सजा। सूकी को कई अन्य मामलों में पहले ही ठहराया जा चुका है दोषी। अमेरिका में बाढ़ के बीच शुरू हुआ जल संकट। मिसिसिपी की राजधानी जैक्सन में स्वच्छ जल की भारी किल्लत। बाढ़ के कारण ध्वस्त हुआ जल संयंत्र। आपातकालीन जल वितरण के लिए तैनात किए गए गार्ड्स। जल संयंत्र को बहाल करने के लिए काम जारी। और सबसे पहले खबर एशिया महाद्वीप से। पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात प्रांत की एक भीड़ भाड़ वाली मस्जिद के बाहर शुक्रवार को हुए विस्फोट में 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मस्जिद के मौलवी मौलाना मुजीबुर रहमान अंसारी भी शामिल हैं। मस्जिद के मौलवी मौलाना मुजीबुर रहमान अंसारी बीते 2 दशकों से पश्चिम देशों की समर्थित सरकारों की आलोचना के लिए जाने जाते थे। मौलवी मौलाना मुजीबुर रहमान अंसारी को तालिबान का बेहद करीबी माना जाता था। हाल ही में चीन ड्रोन को खदेड़ने के बाद गुरुवार को ताइवानी सैनिकों ने उसके वायु क्षेत्र में प्रवेश कर रहे एक अज्ञात नागरिक ड्रोन को मार गिराया। किनमेन डिफेंस कमांड ने बताया कि ड्रोन गुरुवार दोपहर चीनी तट के पास शिव द्वीप के प्रतिबंधित वायु क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। ताइवान डिफेंस कमांड ने पहले चेतावनी दी और उसके बाद फायरिंग की। जब ड्रोन अपनी जगह पर उड़ता रहा तो उसे मार गिराया गया। हालांकि ताइवान और न ही चीन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ड्रोन चीन से आया था। चीन ने कहा है कि ताइवान एक अज्ञात सिविल ड्रोन को मार गिराने के मामले को बिला वजह तूल देने की कोशिश कर रहा है। गुरुवार को ताइवान ने किनमेन के पास एक अज्ञात सिविल ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था। यह पहली बार है जब ताइवानी गोलीबारी में एक संदिग्ध चीनी को नीचे गिराया गया है। इससे पहले ताइवान ने किनपेन द्वीप में घुसने का प्रयास कर रहे एक चीनी ड्रोन पर पहली बार वार्निंग शॉट दागे थे, जो इस तरह की पहली घटना थी। किनपेन चीन के जियामेन शहर से बेहद करीब है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने भी प्रतिबंधित जल के ऊपर उड़ रहे एक सिविल ड्रोन को मार गिराने की पुष्टि की थी। हालांकि ना तो ताइवान ने और ना ही चीन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये ड्रोन चीन की ओर से आया है, जबकि चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि तनाव को बढ़ावा देने का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मैं उस स्थिति से अवगत नहीं हूं जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के तनाव को बढ़ाने के प्रयास का कोई मतलब नहीं है। वहीं ताइवान के प्रधानमंत्री ने ड्रोन को मार गिराने की कार्रवाई को उचित बताते हुए कहा कि बार बार की चेतावनी के बाद यही किया जाना चाहिए था और साथ ही चीन को संयम बरतने की सलाह भी दी है। हाल के दिनों के ड्रोन के ताइवान में प्रवेश करने वाले 2 वीडियो चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें से एक में देखा जा सकता है कि ताइवानी सैनिक ड्रोन की ओर पत्थर मारते हुए नजर आ रहे हैं। चेतावनी और अनुरोध को नजरअंदाज करने के बाद राष्ट्रीय सेना को रक्षात्मक कार्रवाई में ड्रोन को नीचे गिराने के लिए मजबूर होना पड़ा। धैर्य रखने और बार बार चेतावनी देने के बाद ये सबसे उपयुक्त कार्रवाई थी। मुझे विश्वास है ताइवान के लोग और दुनिया भर के सभी लोकतांत्रिक देश इसे उचित समझेंगे। पिछले कुछ दिनों में चीन के 4 सिविल ड्रोन के ताइवानी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने के बाद किनमेन डिफेंस कमांड ने 4 बार गोलीबारी की है।
चीन की ओर से ग्रे जोन रणनीति में बढ़ोतरी को ताइवान के अधिकारी बीजिंग के संज्ञात्मक युद्ध के हिस्से के रूप में देख रहे हैं, जिसका उद्देश्य ताइवानी सेना की छवि और सरकार में लोगों के विश्वास को कमजोर करना है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग सेन ने सेना से संयम रखने के लिए कहा है, लेकिन उनका कहना है कि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ताइवान की सेना जवाब नहीं दे सकती है। चीन और ताइवान के बीच पिछले कुछ दिनों से जिस तरह घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, वो दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंचने के संकेत दे रहे हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद से चीन ने युद्ध अभ्यास को तेज कर दिया था। ताइवान के आसपास कम से कम 6 स्थानों पर कई दिनों तक लाइव फायर अभ्यास चलता रहा। चीन और ताइवान के बीच तनाव अब इस कदर बढ़ चुका है कि दोनों देश एक दूसरे को चुनौती देने लगे हैं। चीन के हर वार का ताइवानी सेना करारा जवाब दे रही है। म्यांमार की एक अदालत ने शुक्रवार को देश की अपदस्थ नेता आंग सान सू की के चुनाव में धोखाधड़ी की संलिप्तता का दोषी ठहराते हुए उन्हें 3 साल की सजा सुनाई। सू की को पहले ही कई अन्य मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। इस सजा के साथ ही अब उन्हें जेल में 17 साल काटने होंगे। पिछले महीने भी आंग सान सू की को 4 अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया था। और अब खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। यूक्रेन और रूस के सुरक्षा बलों के बीच भारी गोलीबारी के बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी के नेतृत्व में विशेषज्ञों का दल यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापोरिजिया के पास डेरा डाले हुए है। आईएईए के निरीक्षकों का दल संयंत्र को हुए अब तक के नुकसान का आकलन कर रहा है और आईएईए के कर्मचारियों की स्थिति का मूल्यांकन भी कर रहा है। रूस यूक्रेन ने एक दूसरे पर कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगाया है। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन की ओर से की जा रही गोलीबारी से परमाणु तबाही का खतरा बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के इतिहास का शायद ये सबसे कठिन मिशन होगा। गोलीबारी के खतरे के बीच आईएईए का दल ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र का दौरा कर रहा है, लेकिन यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर कार्रवाई को बाधित करने का आरोप लगा रहे हैं। ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि आईएईए के दल की जांच किस हद तक सुनिश्चित हो पाई है, लेकिन गुरुवार को रूस द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में निरीक्षकों को संयंत्र के टरबाइन कक्ष के अंदर चलते हुए देखा जा सकता है। एजेंसी का कहना है कि आईएईए के निरीक्षकों ने संयंत्र को हुए नुकसान का आकलन और कर्मचारियों की स्थिति का मूल्यांकन किया है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया है कि इसकी सुरक्षा और सुरक्षा प्रणालियां काम कर रही हैं। आईएईए प्रमुख राफेल ग्रासी ने कहा है कि संयंत्र के प्रमुख क्षेत्रों का पहला दौरा पूरा हो गया है और आईएईए वहां एक निरंतर उपस्थिति स्थापित कर रहा है। बेशक अभी बहुत कुछ करना शेष है। मेरी टीम वहां पर बनी हुई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यहां आईएईए से निरंतर उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि परमाणु संयंत्र में रूसी सेना की मौजूदगी के कारण पेश आने वाली बाधा के बावजूद आईएईए मिशन की उपस्थिति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। शुक्रवार को यूक्रेन की सरकारी परमाणु कंपनी ने कहा कि संकटग्रस्त संयंत्र के सभी हिस्सों तक मिशन दल को जाने की अनुमति नहीं है। स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ज़ैपोरिज़िया संयंत्र को सुरक्षित रूप से संचालित करने और देश के पावर ग्रिड से जुड़े रहने को सुनिश्चित करने से यूक्रेन को यूरोप के ऊर्जा संकट का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए वह सब कुछ किया ताकि आईएईए को जापोरिजिया संयंत्र तक आसानी से पहुंच प्राप्त हो सके और मेरा मानना है कि वह इस मिशन की यही भूमिका होगी और यह व्यर्थ नहीं जाएगा। वहीं रूस ने कहा कि संयंत्र में संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी के निरीक्षकों के आगमन को बहुत सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। क्रेमलिन ने कहा है कि मिशन ने अपना काम शुरू कर दिया है, हालांकि इसके काम का मूल्यांकन करना अभी जल्दबाजी होगी। वहीं रूस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन की ओर से की जा रही गोलाबारी से परमाणु तबाही का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने यूक्रेन पर परमाणु आतंकवाद का आरोप लगाते हुए कीव और पश्चिमी देशों के संयंत्र में रूसी सेना द्वारा भारी हथियारों की तैनाती के दावे को खारिज कर दिया।
हमारे पास परमाणु ऊर्जा संयंत्र के क्षेत्र में या उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी हथियार नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मिशन इस पर अपनी संतुष्टि देगा। ये संयंत्र यूक्रेन की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिस पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। युद्ध शुरू होने के बाद महीनों से आईईए प्रमुख संयंत्र तक पहुंच देने की मांग कर रहे थे। वहीं विश्व के नेताओं ने परमाणु निगरानी संस्था को इसका निरीक्षण करने देने की अनुमति मांगी थी। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से संयंत्र के आसपास गोलीबारी तेज हो गई है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। संयंत्र को काफी नुकसान भी पहुंचा है। गोलीबारी के कारण कोई परमाणु आपदा न पैदा हो जाए, इसे लेकर दुनिया चिंतित है। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच ये राहत की खबर है कि रूसी हमलों के बावजूद रूस के स्कूलों में नए सत्र का आगाज हो चुका है। 24 फरवरी को रूस के हमले के बाद से बंद चल रहे सभी यूक्रेनी स्कूल अब खुल गए हैं। पड़ोसी देशों में रहने वाले बच्चे अब स्वदेश वापसी कर रहे हैं। करीब 6 महीने बाद युद्ध के बीच यूक्रेन के स्कूल फिर से खुल गए हैं। खतरों के बीच पड़ोसी देशों में शरण लेने वाले कई शरणार्थी बच्चे घर वापस लौट आए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो उसी मुल्क में बदले हुए वातावरण में स्कूल पहुंचे हैं। यूक्रेन से पलायन के बाद बहुत से माता पिता ने युद्ध के जल्द खत्म हो जाने की उम्मीद में अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं डाला था, लेकिन अब हालात के सामने झुकते हुए शरणार्थी स्थल वाले देशों के स्कूलों में ही अब अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दिया है। पोलैंड की राजधानी वार्सा के तादेउज गसी स्कूल के पहले दिन यूक्रेनी शरणार्थी बच्चे पारंपरिक शर्ट पहने स्कूल पहुंचे, जहां दरवाजे पे लगे यूक्रेनी झंडे ने उनका स्वागत किया। बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था बेहतर ढंग से होने के बावजूद ये लोग अपने घरों को वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन युद्ध का जोखिम उन्हें फैसला बदलने पर मजबूर कर देता है। हम नवंबर तक रुके हुए हैं। अब अगली घर वापसी नवंबर में संभव होगी, क्योंकि अभी भी यूक्रेन की स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती है। हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। पोलैंड सरकार के मुताबिक यूक्रेन से भागकर पोलैंड में आने वाले करीब 1,85,000 यूक्रेनी बच्चों ने नए स्कूल वर्ष का आगाज किया। पिछले स्कूल वर्ष के समाप्त होने पर 24 जून को पोलैंड की स्कूलों में पढ़ने वाले यूक्रेनी बच्चों की संख्या 7,000 से भी कम थी। यूक्रेन वापस जाने के मुकाबले में ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने यूक्रेनी स्कूलों से फिर से जुड़ने वाले बच्चों की संख्या काफी अधिक है। सरकार का अनुमान है कि वर्तमान में पोलैंड में स्कूली उम्र के 70,000 से 80,000 यूक्रेनी बच्चे हैं। पोलैंड लगभग 13 लाख यूक्रेनी लोगों की मेजबानी कर रहा है, जो किसी भी अन्य देश से अधिक हैं। स्कूलों में यूक्रेनी बच्चों की संख्या करीब आधी है और उन्हें एकीकृत करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। पिछले साल दाखिला लेने वाले बहुत से बच्चों ने पोलिश भाषा की कक्षाओं में भाग लेना पसंद नहीं किया था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो जल्द घर वापस लौट जाएंगे। हम वापस स्कूल की ओर लौटने पर विचार कर रहे हैं। मेरे बच्चे ने इस साल अच्छे अंकों से परीक्षा को पास किया है। यहाँ उसके लिए भाषा के स्तर पर ज्ञान के लिए कठिन होगा। पोलैंड के स्कूलों का कहना है कि नए सत्र के पूरे हो जाने के बाद ही यूक्रेनी छात्रों की कुल संख्या की स्पष्ट तस्वीर सामने आ पाएगी, लेकिन ये सच है कि जंग किसी को नहीं बख्शती है, उन स्कूलों को भी नहीं जो बच्चों का भविष्य संवारने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन में स्कूलों का नया सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन अधिकतर स्कूल हमलों की वजह से खस्ता हाल हैं। वहीं दूसरे देशों में शरण लेने वाले बच्चों के सामने भाषा का बड़ा मसला है। तो यूक्रेन में बच्चों के सभी स्कूल खुले, तो जहां शरणार्थी के रूप में बच्चे रह रहे हैं वहां भी उनके सत्र का आगाज हुआ है। और अब खबरें अमेरिकी महाद्वीप से। जलवायु परिवर्तन की मार पूरी दुनिया झेल रही है और ये गंभीर चुनौती के रूप में ये पूरी दुनिया के सामने है। अमेरिका में बाढ़ के बीच अब जल संकट भी दिखाई दे रहा है।
कई राज्यों में लोग इससे बेहद बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। दक्षिण अमेरिका के मिसिसिपी की राजधानी जैक्सन में करीब 1.5 लाख लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। पिछले 5 दिनों से नलों में पानी नहीं आ रहा है। जल संयंत्र को पुनः स्थापित करने का प्रयास जारी है और आपातकालीन जल वितरण प्रणाली की मदद के लिए 600 मिसिसिपी नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है। तेजी से बदलते जलवायु परिवर्तन का असर आज पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। मौसम की मार से दुनिया के कई मुल्कों में त्राही मची हुई है। जलवायु परिवर्तन के कहर का आलम यह है कि अचानक बाढ़, सूखा, जंगलों में अग्नि का तांडव और चक्रवाती तूफान आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दे रहा है। अमेरिका में बाढ़ के बीच जल संकट दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में इससे लोग प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। मिसिसिपी की राजधानी जैक्सन में लोग पानी पीने, नहाने, खाना पकाने और शौचालय के लिए पानी की भीषण किल्लत से जूझ रहे हैं। मौजूदा पानी के संकट का कारण है शहर से गुजरने वाली पर्ल नदी, जिसमें आई बाढ़ ने जल संयंत्रों को ध्वस्त कर दिया है। इसके चलते वहां रहने वाले 1.5 लाख से अधिक लोग पीने के स्वच्छ पानी से वंचित हो गए हैं। मेरे यहाँ 6 बच्चे हैं और मुझे उनको लगातार यह याद दिलाना पड़ता है कि उस पानी से अपने दांत ब्रश ना करें, उस पानी से अपना चेहरा ना धोएं। यह एक प्रकार का गंदा पानी है। मुझे नहीं पता कि यह आपदा से है या जो भी मामला हो। जैक्सन की स्थिति ऐसी है कि जहां पर पिछले 5 दिनों से नल में पानी नहीं आ रहा है। हालांकि अधिकारियों का एक दल जल उपचार संयंत्र को दोबारा स्थापित करने के प्रयासों के लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि यह बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि यह संयंत्र दशकों से रखरखाव के अभाव में बदहाल पड़ा है। जबकि वहीं शहर के अधिकारियों के अनुसार संयंत्र का मरम्मत कार्य होने के पश्चात बुधवार को एक किराए के पंप को लगाया गया, जिससे कुछ क्षेत्रों में पानी का दबाव वापस आ रहा है। अमेरिका के शहर में आपातकालीन जल वितरण के प्रयासों में मदद के लिए 600 मिसिसिपी नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है। हम आसपास के सभी क्षेत्रों में यह राहत कार्य चला रहे हैं। हालांकि यह बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, फिर भी हमारा यह कर्तव्य है कि हम राज्य के नागरिकों और उन लोगों की मदद करें। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन जल संकट से निपटने के लिए सभी विकल्पों पर काम कर रहा है। बाइडेन प्रशासन इस मौजूदा आपातकाल से निपटने में मदद करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम राज्य और स्थानीय सरकारी अधिकारियों के साथ सभी विकल्पों पर काम करना जारी रखेंगे। मिसिसिपी जल संकट ने लगभग 1.5 लाख निवासियों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, जिसके चलते इस सप्ताह वहां के स्कूलों को बंद कर दिया गया। लोगों को दैनिक कार्यों और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए बोतल बंद पानी की लंबी कतार में इंतजार करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किर्चनर पर गुरुवार को एक व्यक्ति ने फायरिंग की कोशिश की, लेकिन पिस्तौल से गोली नहीं चली। अर्जेंटीना में लोकतंत्र लौटने के बाद से ये अब तक की सबसे गंभीर घटना मानी जा रही है। उपराष्ट्रपति पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जब हमला हुआ तो सैकड़ों समर्थक उनके ब्यूनस आयर्स स्थित आवास के बाहर जमा हो गए। हमला करने वाला आरोपी ब्राजील का रहने वाला है। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। An enchanting landscape.